नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज था आपका 7 जुलाई और 7 जुलाई को आपका IARI का टेक्नीशियन का री एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। एग्ज़ाम आपका 3 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है हमने आपको दे दिया था। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि ऑल शिफ्ट का भी एनालिसिस लाया जाए, जिसमें सभी शिफ्टों का प्रश्न उसमें शामिल किया जाए। तो हमने सिर्फ उसी प्रश्न को शामिल किया है जो प्रश्न दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में छूट गए थे, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाते हैं, बाद में मिलते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि जिनका 8 तारीख को एग्जाम है और 10 को एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके, ठीक है। प्रश्नों को स्टार्ट कर पहले, इससे पहले दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के प्रश्न में डाउट था। बहुत सारे प्रश्नों का स्टूडेंट का प्रश्न आ रहा था कि सर आज का अटेंडेंस क्या रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन का जो सवाल है वो अटेंडेंस को लेकर है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। जो अटेंडेंस दोस्तों आपका रहा है वो कुछ स्टूडेंट का हम यहाँ पर आपको लगा दिए हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे क्लास में सिर्फ 10 बच्चे थे। कुछ कह रहे हैं कि अटेंडेंस इन माई रूम वाज ओनली 10। कुछ बच्चे कह रहे हैं, एक स्टूडेंट पूछा कि उपस्थिति कितना हो रहा है, तो स्टूडेंट कहें 50%, एक कहा 30%, एक कहा कि पिछला वर्ष कम उपस्थिति है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक कह रहा है नॉट मोर देन 40%, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की प्रतिक्रिया है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम देकर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो आपका अटेंडेंस का रहा। तो ओवरऑल हमने एक परसेंटेज निकालने का प्रयास किया कि स्टूडेंट को बताया जाए कि कितना परसेंट आपका अटेंडेंस रहा है। तो अटेंडेंस देखिए, कोई भी सामान्य एग्जाम में जो एग्ज़ाम आपका होता है उसका जो अटेंडेंस होता है वो आपका 50% से अधिक होता है। 50 से 55% के तकरीबन में होता है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते हैं, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये आपका सामान्य कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका अटेंडेंस होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम क्या हुआ था, ये एग्ज़ाम तो पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा था। पहली बार जब फरवरी में आयोजित कराया गया था, तो ये एग्ज़ाम दोस्तों आपका यूपीएससी लेवल के प्रश्न पूछ दिए गए थे, जिनमें से ये एग्ज़ाम इस कारण आपका क्या हुआ था, कैंसिल हो गया था, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल था बहुत ही अप लेवल का था, ठीक है। तो अटेंडेंस की बात करें तो इस कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो अटेंडेंस अनुमानतः एक लगाया जाए कितना परसेंट रहा है, तो आपका 30 से 35% अटेंडेंस है, जो कि दोस्तों देखने को मिला है आज फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्टों में, ठीक है। बाकी कल कितना होता है कल हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। एयरफोन को कान में लगा लीजिए और ध्यान से 2x पे सुनिए, 1.5x पे सुनिए, जिससे आपको सहूलियत मिले उस एक्स पर आप सुन सकते हैं, क्योंकि इससे जो प्रश्न है आपके कल और परसों बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निमाड़ी जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो निमाड़ी जो भाषा है फ्रेंड्स, आपका निमाड़ी मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में बोला जाता है। ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया गया था, MP, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों मिक्स कर दिया गया है, तो ये मत सोचिएगा कि ये मेरा शिफ्ट का तो ये प्रश्न है नहीं। कॉमेंट मत कर दीजिएगा कि ये मेरे शिफ्ट ने पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। सभी शिफ्टों को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो निमाड़ी भाषा मध्य प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू है जो कि असम उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रमुख त्यौहार है। तो असम आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। बिहू भारतीय राज्य असम में मनाए जाने वाले 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह है। बिहू 3 प्रकार का होता है। एक होता है रोंगाली बिहू, जिसे कि बोहाग बिहू भी कहते हैं। एक आपका कोंगाली बिहू, जिसे कट्टी बिहू कहते हैं। एक आपका भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू कहते हैं। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू आपका अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली या कट्टी बिहू आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगली या माघ बिहू आपका जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आप लोग के मन में डाउट होगा कि PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन किसी कारणवश अगर लेट होता है, हमारे टीम के द्वारा टेलीग्राम पे नहीं डाला जाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका कल एग्जाम है, ठीक है। व्हाट्सएप पे प्राप्त करने के लिए 9973741666 पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अपना एग्ज़ाम डेट और अपना शिफ्ट जरूर लिखिएगा, तभी आपको है जो कि PDF व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा, अन्यथा आप टेलीग्राम से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका चोल वंश का जो शासन था आपका कब से कब तक था। तो चोल वंश का जो शासन था आपका 300 ईसा पूर्व से मानी जाती है और 1279 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट कह रहे थे चोल वंश ना पूछ के आपका राजा प्रथम का पूछा गया था, तो आपका 985 ईस्वी में आपका शासन की गद्दी पर बैठा था, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्राडे का जो नियम है
किस वर्ष आया था? तो ये आपका 1831 ईस्वी में आया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। माइकल फैराडे जो कि भौतिक विज्ञानी एवं रसायनक थे, उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था, जो कि 1831 में पूछा गया था। इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करके उसको नियमित किया। अपने जीवन काल में फैराडे ने अनेक खोज की, लेकिन सन 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत की महत्वपूर्ण खोज की और चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया और फैराडे का नियम सिद्धांत पर भविष्य में जनरेटर बना और आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उर्दू बोली जाने वाली भाषाओं का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत तो मैं नहीं निकाल पाया, टाइम बहुत कम था। तो आपके लिए जो कितना लोग बोलते हैं, तो भारत का जो आपका ये जनसंख्या है वो आपका 121 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। उनमें से 5.07 करोड़ है जो कि आपकी उर्दू बोलते हैं। तो आप लोग परसेंटेज निकाल के उसका उत्तर मालूम कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी बोली जाने वाली भाषा का प्रतिशत कितना है? तो 43.63% है। सबसे ज़्यादा आपकी हिंदी बोली जाती है। दूसरा स्थान पे आपका बंगाली है जो कि 8.03% बोली जाती है। मराठा आपका 6.8 जो कि तीसरे नंबर पर है। तेलुगु आपका 6.7 जो कि आपका चौथे नंबर पर है। तमिल आपका 5.7% जो कि आपका 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये सभी भाषाओं का परसेंटेज है जो कि याद कर लीजिए, नेक्स्ट में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो न्यूनतम उम्र आपका होता है 35 साल राष्ट्रपति बनने का। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने का न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपके पद हैं, जैसे कि आपकी लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा जो सदस्य बनने का जो न्यूनतम उम्र है वो दोस्तों आपका 25 यानी कि 25 साल है। इसके अलावा राज्यसभा बनने का जो न्यूनतम आयु है वो कितना है? तो दोस्तों आपका 30 साल है। ठीक है, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु कितना होगा? तो प्रधानमंत्री बनता कौन है? ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनेगा, चाहे राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तो लोकसभा का सदस्य का न्यूनतम आयु 25 है, तो प्रधानमंत्री 25 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र आपका 25 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका अपवर्तांक है, जो कि 1.52 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग कर दिया है कि कांच का अपवर्तांक कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपका 1.52 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र में मराठी के बाद बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो ये दूसरी भाषा है आपका हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे अपना जो भोजन है किस रूप में स्टोर करते हैं या संचित करते हैं? तो आपका स्टार्च के रूप में संचित करता है। पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, और स्टार्च वो भोजन है जो कि पौधे की पत्तियां में जमा होता है। स्टार्च एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल है। यह पौधे में संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो ये तो पौधे आपका करता है। इसके अलावा मनुष्य किसमें करता है? तो मनुष्य आपका करता है ग्लाइकोजन में भोजन को संग्रहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था SDRF है जो कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, ये आपका मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये निधि राज्य सरकारों को अधिसूचित आपदाओं में निपटने के लिए उपलब्ध है। SDRF का गठन है जो कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किया गया था, और इस नीति का उपयोग राज्य के भीतर होने वाली अधिसूचित आपदाओं के तत्काल राहत प्रदान के लिए किया जाता है। इसका जो वार्षिक ऑडिट होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो प्रतिशत आपका 30% है। ठीक है, भारत में एक साल में 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसमें से केवल 30% ही पुनर्चक्रण किया जाता है। 30% आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का वो भाग जो कोशिका को आकार एवं कठोरता प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होता है। इसका आकार कोशिका को आकार और कठोरता देना है। कोशिका भित्ति केवल पौधे में मौजूद होता है, इसलिए वो विशिष्ट विशेषता है जो पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच के अंतर में करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना एटीपी पैदा करता है? तो 30 अणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समजातीय श्रेणी में क्रमागत 2 सदस्यों के आणविक द्रव्यमान डैश से भिन्न होता है। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2030 तक भारत कितना गीगावाट बिजली प्रोडक्शन करेगा? तो 500 गीगावाट इसका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था यूरिया 1828 में व्हीलर ने कैसे बनाई थी? तो इन्होंने सिल्वर आइसोसाइनाइड से यूरिया का निर्माण किया था। तो सिल्वर आइसोसाइनाइड आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था। यूरिया की बात करेंगे तो ये आपका कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है
NH2CO। कार्बन रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा ये, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाला का प्रधानमंत्री होता है, राज्य वाला का आपका मुख्यमंत्री होता है। दोनों क्वेश्चन आपके आज के शिफ्टों में पूछा जा चुका है। वहीं पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, जो जिला कलेक्टर होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कल पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो रसोई घर है वो आपका हरितवलक को कहा जाता है। ठीक है, हरितवलक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरितवलक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पादपों के लिए खाद का संश्लेषण करना होता है। ये सब प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। हरितलवक वे हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जो पुष्प के सभी हरे भागों में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा राइबोसोम की बात करेंगे तो इसे कोशिका के प्रोटीन कारखानों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित देश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी है, तो साल इसका राइट आंसर था, ऑप्शन में दिया गया था 1972 में अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ था। और अरवरी जो जंगल है पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल से नवंबर 2022-23। ठीक है, सकल कर राजस्व तक कितना वृद्धि हुआ है, तो 2022 का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 15.5% हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों वस्तु एवं सेवा जीएसटी में दमदार वृद्धि से संभव हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिपको जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश में किस दशक में शुरू हुआ था, तो 1970 के दशक में शुरू हुआ था। आप लोग बोलिएगा सर चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। 1970 में जो आपका उत्तराखंड है पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, इसको जान लीजिए। ठीक है, ये एक अहिंसक आंदोलन था जो कि 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले जो कि अब उत्तराखंड में है शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, ताकि निम्नलिखित में से कौन सा जो बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये तो हमने आपको बहुत बार बताया है, CGL MTS सभी एग्जामों में बताया है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो दोस्तों आपका कौन सा बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इस बैंक का स्थापना हुआ था। लेकिन आपसे अगर एक्ट पूछा जाए तो आपका 1934 का वो एक्ट था जो कि 35 में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना करता है। इसके अलावा RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, आपको मालूम होगा कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को आपका RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। और RBI के जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो आपका शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है। ठीक है, इसके अलावा पहले जो गवर्नर थे RBI की वो दोस्तों आपके गवर्नर थे CD देशमुख, और आपके CD देशमुख थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, इसके अलावा सरकार के बैंकर बैंक और बैंकों के रूप में भी जाना जाता है कौन, RBI। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब हम स्टूडेंट से एक आपका रिव्यू ले रहे थे आपके क्वेश्चन का, तो वो स्टूडेंट हमारे जो एक प्रयास ऑनलाइन क्यूज चल रहा है। ठीक है, प्रयास ऑनलाइन क्यूज चल रहा है, ये क्यूज तो आपका चल रहा है आपके SSC के लोगों के लिए जो आपका SSC का तैयारी करते हैं, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो या MTS हो, उसके जो तैयारी करते हैं उसके लिए क्यूज चलता है, जिसमें आपका GK के 25 प्रश्न और आपके इंग्लिश के 25 प्रश्न यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का क्यूज सोमवार से लेकर शनिवार रात्रि 9 बजे कराया जाता है। ठीक है, जिसका जो शुल्क है मात्र 49 रुपये रखा गया था। ठीक है, वैलिडिटी जो है आपका अगस्त 2023 तक है। ठीक है, इसके आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, सेट जो था लिमिटेड था, 1 जुलाई से क्यूज आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि इस क्यूज से आपका जो 3 प्रश्न है आज 3rd शिफ्ट में देखा गया है। ठीक है, 3rd शिफ्ट में 3 प्रश्न देखा गया है, ये हम नहीं स्टूडेंट का कहना था। बाकी फर्स्ट और सेकंड में क्या था हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट आपने कहा था कि 3rd में देखा गया है तो हमने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस कर दिया जाए। जो कि पहला जो क्वेश्चन था आपका, देखिए ये 3 जुलाई का क्यूज का क्वेश्चन था कि हम जो भोजन खाते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में शर्करा दिया गया था, ग्लाइकोजेन दिया गया था, स्टार्च दिया गया था, माल्टोस दिया गया था। जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ग्लाइकोजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में भी 3rd शिफ्ट में ही पूछा गया। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा क्लियरफाई कर देंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमको रिव्यू दे रहे थे वो कह रहे थे कि सर हमने ग्लूकोज मारा था
ग्लूकोज मारा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो आपका ग्लाइकोजेन था। ठीक है, तो स्टूडेंट को कम से कम तो 1 नंबर का जो लाभ है आपका ये 3 से 4 दिन अभी क्यूज चला ही है उसमें हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से जो लोग भी क्यूज में ज्वाइन लेना चाहते हैं, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका 1 जुलाई से अभी आज 6 जुलाई तक जो भी क्यूज हुए हैं वो क्यूज आपको पर्सनल मैसेज कर दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन लेते हैं तो 49 रुपये मात्र रखा गया है, 2 महीना का वैलिडिटी है, अगस्त 2023 तक क्यूज चलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए, जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 9973741666, यानी ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा क्यूज लिखकर, तो आपको सारा जानकारी और भी वहाँ पर दिया जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। बाकी 2 और कौन से प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे जब हम प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर था आपका तेलुगु था। ठीक है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश का आधिकारिक भाषा है। ये जो भाषा है आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में भी बोला जाता है, कर्नाटक में भी बोला जाता है, उड़ीसा में भी बोला जाता है और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। तो तेलुगु इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोग काठियावाड़ी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो काठियावाड़ी भाषा है, काठियावाड़ एक जगह का नाम है जो कि दोस्तों आपका पड़ता है गुजरात में। तो ऑप्शन में अगर स्टेट का नाम दिया गया होगा गुजरात तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो गुजरात के अलावा अगर गुजरात का जगह का नाम दिया गया होगा तो उसमें आपका सौराष्ट्र होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, सौराष्ट्र होगा, तो सौराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात का ही एक जिला है जहाँ पर काठियावाड़ी जो भाषा है आपका बोला जाता है। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में देखेंगे तो सुरती भाषा बोला जाता है। मध्य गुजरात में देखेंगे तो चरोटारी भाषा बोला जाता है। कच्छ में आपका कच्छी भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं थे जो कि गुजरात के विभिन्न जिलों में बोली जाती हैं। तो काठियावाड़ी भाषा आपसे पूछा गया था, जो उसका राइट आंसर आपका सौराष्ट्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नेशनल साइंस म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल जो साइंस जो म्यूजियम है आपका नेशनल साइंस म्यूजियम के हैं या राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के हैं, ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। स्थापना आपका 1992 में हुआ था, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक आधारभूत अंग है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी प्रश्न, ठीक है, जो भी अगले शिफ्ट नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं कल या 10 तारीख को, तो उन लोगों के लिए आपका एक सूचना है कि जो भी प्रश्न आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्टों में छूट गए होंगे उसका हम एक मास्टर वीडियो लाएंगे आज के प्रश्नों का कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, साथ में संभावित प्रश्न भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आपको रात को 9 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी शिफ्टों का प्रश्न जो भी छूट जाएंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में छूटे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों को उसमें शामिल किया जाएगा। साथ में PDF भी आपको दिया जाएगा, PDF टेलीग्राम पर दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनगणना से 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका ये है, पुडुचेरी का जो आपका लिंगानुपात है वो कितना है, तो वहाँ का लिंगानुपात आपका 1037 है। ठीक है, देखिए केरल आपके ऑप्शन में था कि नहीं था मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन पुडुचेरी आपके ऑप्शन में था, जो कि स्टूडेंट भी बता रहे थे कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद आपका केरल आपका नहीं था, इस कारण आपका पुडुचेरी राइट आंसर था। लेकिन जब राज्यों के शासित प्रदेशों में बात की जाएगी तो केरल में जो लिंगानुपात थी वो सबसे ज़्यादा है, 1084 है। ठीक है, इसके अलावा दमन द्वीप की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात है वहाँ का, 618 है, राज्यों में भी और आपका केंद्र शासित प्रदेशों में भी। इसके अलावा भारत का लिंगानुपात देखेंगे तो 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात तो आप लोग बहुत बार सुन लिए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि सर लिंगानुपात होता क्या है। बहुत सारे बच्चे को ऐसा नहीं कहते हैं, बहुत सारे बच्चे को मालूम भी है। जिन लोगों को मालूम नहीं है लिंगानुपात कहते किसको हैं, तो लिंगानुपात जिसका जो हिसाब होता है वो 1000 पुरुष पर कितना स्त्री है उसका उसी के हिसाब को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सेकंड जो क्वेश्चन आपका है और थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज आपको बताना था। तो अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, वो कितना है, तो वो आपका है दोस्तों 8.6। ठीक है,
8.6% दोस्तों आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपका अनुसूचित जनजाति का है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की संख्या की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो दोस्तों आपका 16.6% है। ठीक है, तो जाति, अनुसूचित जाति का मतलब SC और अनुसूचित जनजाति का मतलब ST। शेड्यूल ट्राइब का 8.6 है, शेड्यूल कास्ट का आपका 16.6 है। ठीक है, इसको आप लोग कंटेस्ट कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाद में भी रिपीट होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो हिंदू का प्रतिशत दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो हिंदू का जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका 79.8% है। ठीक है, 79.8% है, तकरीबन 96.63 करोड़ हैं। ठीक है, 121 करोड़ में। ठीक है, इसके अलावा अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो दोस्तों आपका 14.2% है। आपका 11 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। और संख्या की बात करेंगे तो 17.22 करोड़ है। इसके अलावा दोस्तों क्रिश्चियन की बात करेंगे हम लोग, क्रिश्चियन का। ठीक है, तो क्रिश्चियन का जो जनसंख्या है वो दोस्तों आपका 2.78 करोड़ है, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 2.3% है। सिख की हम लोग जब बात करते हैं तो सिख का जो परसेंटेज है, भले जनसंख्या है वो आपका 2.8 करोड़ है, और आपका जो परसेंटेज है आपका 1.7 करोड़ है। इसके अलावा बुद्धिस्ट की बात करेंगे तो बुद्धिस्ट लोग कितने हैं, तो 0.84 करोड़ हैं, और परसेंटेज में आपका 0.7% है। इसके अलावा जैन की बात करेंगे तो जैन का जो संख्या है 0.45 करोड़ है, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 0.4% आपका क्या है, तो जैनिज्म है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए। आपका एक ना एक प्रश्न आपको कल या परसों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका हर शिफ्ट में जनगणना से 3 प्रश्न देखे गए थे। थर्ड शिफ्ट का 3 प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए थे। लगभग आपका सेकंड शिफ्ट में भी 2 प्रश्न प्राप्त हुए थे, बाकी हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो इस सब फैक्ट्स को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हो सके तो हम PDF में भी शामिल करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो नेशनल जो आपका केंद्रीय भाषा संस्थान है वो दोस्तों किस स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका स्थापना है जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, तो स्थापना को याद करने का एक अलग ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म आपका 1869 में हुआ था, उसके 100 साल बाद ही आपका 1969 में केंद्रीय भाषा संस्थान का स्थापना हुआ था। रिलेट करके याद रख लीजिए, हो सके तो कल के शिफ्ट में या 10 तारीख के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म है जो कि नेपाल के किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन में आपका उत्तरी दिया गया था, दक्षिणी दिया गया था, पश्चिमी दिया गया था, और आपका पूर्वी दिया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो जन्म है 623 ईसा पूर्व में आप लोग को मालूम था कि जो कि हुआ है दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान में स्थित एक लुम्बिनी जगह का नाम है, उसी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु आपका हुआ था 583 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 623 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थूल भिन्नता के आधार पर भारत को भौतिक विज्ञान कितने भागों में विभाजित करता है। तो भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला आपका थार मरुस्थल प्रदेश, दूसरा आपका दक्षिणी का पठारी प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश, और आपका द्वीप समूह। ठीक है, तो ये 5 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फतोरपा जतरा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो फतोरपा जो जतरा है वो दोस्तों आपका गोवा में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। फतोरपा जतरा गोवा की प्रसिद्ध जतराओं में से एक है। क्यूम तालुका के फतोरपा में संता दुर्ग कुकोलियन कारिन के मंदिर में मनाया जाता है। कुकोलियन एन कारिन का अर्थ होता है कुन कोलिन से। ठीक है, इसके अलावा त्यौहार के दिन पूरे गोवा में विभिन्न धर्म समुदाय और जातीय के लोग देवता की पूजा के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोहड़ी, प्रत्येक लोहड़ी जो त्यौहार है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर पूछा गया है तो राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। माघ के महीने में मनाया जाने वाला पंजाब का अलाउ फसल त्यौहार लोहड़ी है, जो कि नई शुरुआत का प्रतीक होता है। यह हर साल 13 जनवरी को बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ, तो पंजाबियों का फसल त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहित शर्मा
के कोच को किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा के कोच को आपका किस पुरस्कार से? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड 2022 इन्हें दिया गया था। इनके जो कोच हैं कौन है? तो दिनेश लाड हैं, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आपके कोच को ही दिया जाता है, जो खिलाड़ी के कोच होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 है, हम आपको किनको मिला है वो बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, नेट पर सर्च करके ये जरूर अपना रख लीजिएगा कि ये जो आपका कोच है ये किन किन खिलाड़ियों के हैं। जैसे कि दिनेश जवाहर लाड जो कि रोहित शर्मा के कोच हैं, तो उस प्रकार आपका राज सिंह वो भी किसी न किसी खिलाड़ी के कोच होंगे। तो उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो लोग भी लेना चाहते हैं, एक नंबर लेना चाहते हैं, हो सके तो कल पूछ दिया भी जाए कि राज सिंह किसके कोच हैं। ज्योति सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धार्थ सिरूर, सुजीत मान और दिनेश जवाहरलाल और बिमल प्रफुल्ल घोष, ये सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 दिया गया है। तो आप लोग का एक होमवर्क है कि ये सभी को आपको सर्च करके कमेंट सेक्शन में बता देना है कि ये सभी हैं जो कि किनके कोच हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। हाँ, तो एक प्रश्न आपका ये भी पूछा गया था जो कि हमारे क्यूज से ही डायरेक्ट आया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है, इसका संस्थापक है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने दोस्तों आपका क्या किया था? तो जलाउद्दीन खिलजी है जो कि आपका गुलाम वंश के जो अंतिम वंशज थे, कैकुवात शायद था उनका नाम, तो उनको खुद को 70 साल की उम्र में दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसको क्या किए थे? उसको मार दिए थे, ठीक है। क्या किए थे? उसको मार दिए थे, ठीक है। उसके बाद आपका ये खिलजी वंश का स्थापना कर दिया था। जलाउद्दीन खिलजी को उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी मार डाला था। ये उसको मारा गुलाम वंश के अंतिम शासक को। अलाउद्दीन खिलजी मारा आपका खिलजी वंश के प्रथम शासक को, अपने ही चाचा को, तो मार डाला और सफल हुआ, नया राजा बन गया था, ये तो मालूम होगा। तो स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1290 को। ये किया था 1290 को स्थापना किया था। 6 साल शासन करता है आपका। फिर 1296 में आपका अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देता है, खुद शासन की गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। फिर इसका उत्तराधिकारी आता है जो कि उतना ताकतवर नहीं रहता है। तो 1320 में आपका गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक जिसका गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का स्थापना करता है उसी का नाम होता है। गाजी मलिक आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और आपका गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का स्थापना कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ के अनुसार कक्षा 9 के लिए स्कूल का एक पीरियड कितनी अवधि का होना चाहिए? तो स्कूल का जो एक पीरियड है वो दोस्तों आपका 40 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 40 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 पीरियड होना चाहिए। ये एनसीएफ क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो 40 मिनट इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 में भारत का अनुमानित बिजली उत्पादन कितना होगा? तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है आपका 5,10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 5,10,000 था तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 100 मीटर रेस में किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है अमलान, ठीक है, अमलान बोर्गोहेन, ठीक है, अमलान बोर्गोहेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोर्गोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। और अमलान बोर्गोहेन 2016 में अभिमय कुमार मलिक के द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है किस देश के साथ सीमा ज़्यादा करता है? तो वो 3 प्रश्न में एक प्रश्न आपका ये भी था जो कि डायरेक्ट की उससे ही देखने को मिला था, ठीक है। तो भारत है जो कि स्थलीय सीमा है सर्वाधिक, वो दोस्तों किसके साथ ज़्यादा करता है? तो वो साझा करता है आपका बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? तो 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही बताया था, इससे जुड़े फैक्ट है कि भारत है जो कि 7 देशों का सीमा साझा करता है। 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वो 7 देश कौन कौन सा है? तो पहला पे आपका बांग्लादेश है जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है इसी के साथ। दूसरा पे आपका चीन है जिसके साथ आपका 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। इसके बाद तीसरा नंबर पर आपका पाकिस्तान है जिसके साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चौथा पे आपका नेपाल है। पाँचवां पे म्यांमार है। छठा पे भूटान है 699 किलोमीटर। और सातवां पे
आपका अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका यही प्रश्न पूछा था कि सबसे कम भारत किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान उसका राइट आंसर था, जिसमें हमने आपको सारे फैक्ट्स जो कि बता दिए थे। तो तकरीबन आपने ये जो प्रश्न का आंसर है आपने सही कर लिया होगा, जो भी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखकर एग्जाम देने गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्यों में भोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो ये क्वेश्चन थर्ड है, जो कि हमने आपको बता चुका है कि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रयास ऑनलाइन क्यूज से ही देखने को मिला था, और भी दो जो प्रश्न है वो मिले नहीं हैं। तो ठीक है, उतना टाइम नहीं था, नहीं तो वो भी खोज के आपको लगा देते हैं। तो मानव शरीर में भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, जबकि पौधे अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। तो ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर था, जैसा कि हमने बताया था। जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि RAW यानी रॉ के नए चीफ कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो रॉ के जो नए चीफ बनाए गए हैं वो दोस्तों आपकी रवि सिन्हा जी को बनाया गया है। रवि सिन्हा क्या है, तो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। ठीक है, इसके अलावा रॉ क्या है, तो रॉ दोस्तों आपका भारत की खुफिया एजेंसी है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। इसके गठन की बात करेंगे, इसका फाउंड कब किया गया है, इसका गठन किया गया है 21 सितंबर 1968 को। ठीक है, 21 सितंबर 1968 को इसका गठन किया गया है। और इसके जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर पड़ते हैं, तो इसके जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों आपका नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। नए आपके चीफ बनाए गए हैं वरिष्ठ IPS अधिकारी रवि सिन्हा जी को। ठीक है, इससे पहले आपके सामंत गोयल, ठीक है, सामंत गोयल आपके रॉ के चीफ थे, जो कि आपका 30 जून 2023 को इनका क्या हुआ है, तो कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद से ही आपका क्या बनाया गया है, रॉ के नए चीफ रवि सिन्हा जी को बनाए गए हैं। तो ये दोस्तों आपका 2023 का करंट अफेयर्स है। तो बहुत सारे प्रश्नों को डाउट में एक प्रश्न आपका ये भी पूछा गया था कि करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपके पिछले 6 से 8 महीना का ही पूछा जा रहा है, जैसा कि ये करंट अफेयर्स आपका जून माह का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि GNDU यूनिवर्सिटी 2021-22 में कौन सा ट्रॉफी है जो कि जीती थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो GNDU करने का मतलब है दोस्तों कौन सा ट्रॉफी जीती है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 2021-22 में दोस्तों ये आपका एक माँ का जो ट्रॉफी होता है यही जीती थी, और ऑप्शन में भी दोस्तों आपका यही ट्रॉफी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो माँ का ट्रॉफी मतलब क्या होता है, माँ का भी फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसके अलावा माँ का ट्रॉफी पहली बार 1956-57 में दिया गया था। इसके बाद से हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि प्रदान किया जाता है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आपका माँ का ट्रॉफी ही जीती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मसल्स पुश फूड आउटवर्ड, तो एक्सपेंसोरी मसल इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेंसोरी मसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संतोष ट्रॉफी 2022 से 23 है जो कि किसने जीता है। ठीक है, तो 2022-23 का जो संतोष जो ट्रॉफी आपका हुआ था वो दोस्तों आपका केरल ने जीता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका पहले है तो हो जाएगा केरल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो संतोष जो ट्रॉफी है ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित आपका एक ट्रॉफी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा विजेता तो आपका कर्नाटक हो गया, लेकिन उप विजेता की हम लोग बात करेंगे तो उप विजेता दोस्तों आपका कौन था, वो था आपका मेघालय। इसके अलावा संतोष जो ट्रॉफी है पहली बार आपका खेला गया था 1941-42 में, और उस समय जो विजेता बना था वो आपका पश्चिम बंगाल बना था पहली बार जब खेला गया था। तो ठीक है, इसके अलावा उप विजेता कौन बना था, तो दिल्ली बना था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी इससे पहले 22-23 से पहले आपका 21-22 में भी खेला गया है, तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 21-22 का जो आपका 21-22 का जो संतोष ट्रॉफी है वो दोस्तों आपका केरल जीता है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वाकाटक वंश के जो संस्थापक है फ्रेंड्स आपको बता दें ये आपका विंध्य शक्ति थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विंध्य शक्ति हो जाएगा। इन्होंने वाकाटक वंश का स्थापना कब किया था, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है 3री शताब्दी। तो ये दोस्तों आपका कब से कब तक किया होगा, 200 से लेकर 300 ईस्वी के बीच में किया होगा। ठीक है, तो 200 से 300 ईस्वी के बीच में किया गया होगा, लेकिन वाकाटक वंश का जो स्थापना है वो आपका 255 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था आपका प्रवरसेन प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि
की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कराया था। इसके अलावा ऑप्शन में एक आपका था प्रतिहार वंश, ऑप्शन में नहीं था नागवत, प्रथम ऑप्शन में था जो कि आपका प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वंश है, जैसे कि हर्यक वंश है, मौर्य वंश है, इसके अलावा गुप्त वंश है। ये सभी का जो स्थापना है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सके तो नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों पूछ दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोकिया का हेड क्वार्टर है जो कि कहाँ स्थित है। तो नोकिया का हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो दोस्तों आपका फिनलैंड में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, 1987 में पहली बार नोकिया ने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था मोविरा सिटी में 900। ठीक है, मोविरा सिटी में 900 का शॉर्ट फॉर्म आपका NMT 900 नेटवर्क के लिए पेश किया था। ठीक है, तो पहला मोबाइल फ़ोन भी याद कर लीजिएगा, हेड क्वार्टर आपका फिनलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो NaHCO3 इसका क्या होता है आपका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो इसे आमतौर पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग एक खाद्य उत्पादों जैसे केक, कुकीज आदि में किया जाता है। इसका सूत्र हम लोग देख लिए NaHCO3 होता है। इसके अलावा एक होता है आपका धावन सोडा, इसका भी रासायनिक सूत्र देख लीजिए Na2CO3 होता है और इसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में खाने वाला का और धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कामागाटा जो मारू है वो दोस्तों क्या है। तो कामागाटा जो मारू है दोस्तों वो एक आपका जहाज है जो कि आपका पंजाब से कनाडा की ओर जा रहा था। ठीक है, कामागाटू मारू 1914 में पंजाब से नहीं हांगकांग से कनाडा में ब्रिटिश राज के नागरिकों को ले जाने वाला क्या था, तो एक जहाज़ था। ऑप्शन में आपका शिप दिया गया था जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यात्रियों में 340 सिख थे, आपका 24 महिलाएं थी और आपका 12 क्या थी, हिंदू शामिल थी। ठीक है, यह कोयले से संचालित होने वाला परिवहन स्टीमर था जिसे हांगकांग स्थित व्यवसायी गुरदीप सिंह ने एक यात्री जहाज में बदल दिया था। कनाडाई निवासियों को छोड़कर शेष यात्रियों को नाव से उतारने से इनकार कर दिया था और जब 23 जुलाई 1914 को 2 महीने के गतिरोध के बाद कनाडाई सेना ने जहाज को वापस कलकत्ता भारत जाने के लिए मजबूर किया, जहां 19 यात्रियों को उतरते समय गोली से मार दिया गया और अन्य ब्रिटिश अधिकारी को सरकार के द्वारा क्या किया गया, कैदी बना लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो राजस्व घाटा का जो फॉर्मूला होता है कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। ठीक है, इसके अलावा राजस्व घाटा दैनिक मामले को बनाए रखने के लिए सरकार के धन की कमी है और यह तब होता है जब कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है और इस प्रकार इसका मतलब शुद्ध आय और व्यय के बीच का अंतर है। हालांकि यह निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे से भिन्न है जो कि वास्तविक और बजटीय आय के बीच का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मुद्रा आपूर्ति के घटक कौन कौन से हैं। तो मुद्रा आपूर्ति के टोटल चार घटक हैं, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक इस प्रकार हैं, कौन कौन हैं, M1 है, M2 है, M3 है और M4 हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा 1977 में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण से पहले RBI ने पैसे की आपूर्ति का केवल एक माप प्रकाशित किया था जो था M। ठीक है, M1 ये पैसे की आपूर्ति का पहला मापक है जिसे नैरो मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नैरो मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका M1 दोस्तों आपका जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। जित्तल नामक और आपका टंका। ठीक है, जित्तल और टंका दोनों आपको ऑप्शन में आया था। ठीक है, तो जित्तल और तांबा जो है वो दोस्तों आपका इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा है जो कि जारी किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें इल्तुतमिश इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा बात करें टंका और नाम के सिक्के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चलवाए थे। टंका चांदी का सोया हुआ जबकि जित्तल तांबे का था। तो इसको भी याद रखिएगा, टंका किस धातु का था, तो आपका था चांदी का, और जित्तल किस धातु का था, तो जित्तल था आपका तांबे का। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो आपका मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 में आपका इस साम्राज्य का स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत का। 1206 से 1210 तक आपका ये शासन किया था। 1210 में इसका एक खेल है चौगास खेलते हुए इसका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा इसका जो
एक पुत्र या कोई कहिए गुलाम कोई बनता है, बहराम शाह नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, इसका कोई पुत्र बनता है जिसे कि इल्तुतमिश उसका हत्या कर देता है और फिर 1210 में इल्तुतमिश ही शासन करने लगता है। इल्तुतमिश आपका 1210 से 1236 तक गद्दी पर रहता है और जित्तल और तांबे नामक सिक्का है जो कि आपका चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी आपका 8.6% थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। ठीक है, जातियों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 104 मिलियन था, जो देश की 8.6 मिलियन की आबादी है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करेंगे तो तकरीबन 20 मिलियन था और 20 मिलियन में आपका परसेंटेज कितना था? 16.6% आपका अनुसूचित जातियों की संख्या थी। अनुसूचित जाति कहें तो SC और अनुसूचित जनजाति कहें तो ST का आपका 8.6, SC का आपका 16.6। ठीक है, लगभग आपका दुगना है, तो इसको भी डिलीट करके आप लोग याद रख लीजिए, बाकी डाटा में ही याद रखिए तो ज़्यादा फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासक था वह कौन बना था? ठीक है, मुगल साम्राज्य का शासक बना था तो उसका शासनकाल पूछा गया था। तो नॉर्मली आपका क्या जहांगीर का शासनकाल पूछा गया था, क्योंकि अकबर के बाद जो मुगल साम्राज्य का शासक बना था वो आपका जहांगीर बना था और इसका जो शासनकाल था वो दोस्तों आपका क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी तक आपका क्या था? जहांगीर का शासनकाल था। वहीं अकबर के शासनकाल की बात करेंगे तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। उसी समय आपका अकबर शासन की गद्दी पर बैठता है और 1556 से 1605 तक आपका अकबर ही शासन की गद्दी पर बैठा रहता है। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम जो कि जहांगीर नाम से आपका शासक बनता है। इसके अलावा और हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में देखें डिटेल पूर्वक तो इसकी स्थापना कौन करता है? तो इसका स्थापना करता है वो करता है आपका बाबर 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, कब से कब तक शासन की गद्दी पर रहता है? तो 1526 से 1530 तक ये शासन की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं की बात करेंगे तो 1530 से 1540 तक बैठता है। बीच में आपका सुर समाज का स्थापना होता है 1540 में कन्नौज बिजग्राम युद्ध के बाद, तो आपका 15 साल उसी राज्य का स्थापना होता है। फिर आपका 1555 में हुमायूं फिर से आता है, दिल्ली गद्दी पर बैठता है। 1555 से 1556 तक शासन करता है। अकबर की बात करेंगे तो हुमायूं के बाद आपका अकबर आता है जो कि 1556 से 1605। अकबर के बाद जहांगीर आता है 1605 से 1627। जहांगीर के बाद आपका आता है शाहजहां जो कि 1627 से दोस्तों आपका 1658 तक इसका करता है, शासन की गद्दी पर बैठता है। शाहजहां के बाद आता है आपका औरंगजेब क्या करता है? तो ये दोस्तों आपका 1658 से 1707 तक दिल्ली की गद्दी पर है जो कि दोस्तों बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है? तो बैठता है। ठीक है, तो आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर तक या औरंगजेब तक याद रखना है, क्योंकि जो वास्तविक जो मुगल समाज का शासन था, जो शक्तिशाली शासन था वो आपका औरंगजेब तक ही था। ठीक है, बाकी और भी शासनकाल आए हैं, और भी शासक आए हैं जो कि आपका उतना प्रभावी नहीं हो पाया है। इस कारण हम लोग शक्तिशाली मुगल राजवंश में औरंगजेब तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्शन ऑफ नैनोमीटर के बारे में कि 1 नैनोमीटर के बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर के बराबर 1 × 10⁻⁹ मीटर दोस्तों आपका क्या होता है? आपका होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव रक्त का सामान्य pH स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक आपका क्या होता है? मानव रक्त का pH मान होता है। यदि मानव रक्त का pH स्तर 7.45 से अधिक है तो बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है, तो इस स्थिति में क्षारमत्या यानी कि अल्कोलोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मानव जो आपका रक्त का जो pH स्तर है आपका 7.5 से नीचे चला जाता है तो बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है, उस स्थिति में आपका अम्ल रक्तता कहा जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा जब आपका जो pH मान है वो आपका 0 से लेकर 14 तक ही होता है, बीच में आपका एक 7 आता है, 7 से नीचे जो जाता है वो आपका अम्लीय हो जाता है और 7 से ऊपर जो जाता है वो आपका क्षारीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हेक्सोन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? तो हेक्सोन में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो आपका C6H14 यानी कि हाइड्रोजन आपका 14 और कार्बन आपका 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन में आपका PM दिया गया था, प्रेसिडेंट दिया गया था और भी 2-4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका NDM यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं।
और इसके जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो आपका 9 होता है, और सदस्य जो कि आपका अध्यक्ष के द्वारा ही नामित किए जाते हैं। इन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष भी नामित किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। तो इसका जो गठन है आपका 2005 में हुआ था। और जब आपको मालूम होगा जब देश में कोरोना आया था, कोरोना में आपका लॉकडाउन लगा था, तो इसी अथॉरिटी, इसी प्रबंधन आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत लॉकडाउन है जो कि लगाया गया था। सुबह के शिफ्ट में आया था कि कितने आपके इसमें चैप्टर हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट 2005 में, इसमें आपका 11 चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट आपका वोल्ट हो जाएगा। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड इज द अमाउंट वर्क डन इज मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन बनी है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा आपका सेकेंड बार ये इसकी चैंपियन बनी है। और युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो अभी तक 6 बार हो चुका है, और 6वीं जो विजेता बनी है वो आपका हरियाणा ही बनी है। इसके अलावा हरियाणा ने 63 अंक, 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में ही दोस्तों आपका क्या हुआ है, आयोजित हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित। तो रेडॉक्स रिएक्शन से संबंधित प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की देखते हैं तो यह वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। बाकी क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर क्या कीजिएगा, बताने का है जो कि प्रयास कीजिएगा। प्रश्न वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि साउथ अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में आपको बता दें कि जो पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे वो आपका 1994 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, तो 1994 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में नेल्सन मंडेला ने जीता था। तो किसने जीता था, तो दोस्तों आपका नेल्सन मंडेला ने जीता था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था। ठीक है, तो अलाउद्दीन गद्दी पर दोस्तों आपका बैठा था 1296 ईस्वी को 21 अक्टूबर के दिन। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि जलाउद्दीन खिलजी पूछा गया था, तो जलाउद्दीन अगर खिलजी पूछा जाएगा, अगर पूछा गया होगा तो जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था, तो 1290 ईस्वी में बैठा था। आपको मालूम होगा जो अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था, तो खिलजी वंश का शासक था। और खिलजी वंश का जो स्थापना हुआ है वो आपका 1290 में ही हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1296। खिलजी वंश का स्थापना 1290 में हुआ है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का क्या था, तो दूसरा शासक था फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1296। इसके अलावा 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के उत्तराधिकारी बने और सिंहासन पर आपका बैठा था। वो सबसे पहले अस्थाई सेना प्रणाली लाने वाला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके अलावा उसने अलाई दरवाज़ा 1000 खंभों का महल और सीरी का किला है जो कि बनवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया था आपका कि भारत की अफगानिस्तान से सीमा कितने किलोमीटर की लगती है। तो भारत से जो अफगानिस्तान की जो सीमा है फ्रेंड्स वो कितने किलोमीटर की लगती है, तो टोटल आपका 106 किलोमीटर की लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 106 किलोमीटर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत से जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो अफगानिस्तान है वो सबसे छोटा देश है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बस सबसे बड़ा देश आपका कौन है, तो ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश से सीमा कितना लगता है, तो बांग्लादेश से सीमा की बात करेंगे तो टोटल आपका 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। पर एक तो आपका अफगानिस्तान हो गया, दूसरा आपका बांग्लादेश हो गया है, तीसरा आपका चीन हो गया है, चौथा दोस्तों आपका पाकिस्तान हो गया है। पाकिस्तान से बात करेंगे तो 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाँचवा आपका नेपाल है, एक दोस्तों आपका म्यांमार है, एक दोस्तों आपका भूटान है। तो इन सातों देशों से भारत की जो सीमा लगती है
आपका इसके अलावा जल सीमा की बात करेंगे, ये तो दोस्तों आपका स्थल वाला सीमा हो गया, लेकिन जल सीमा की बात करेंगे तो ये आपका श्रीलंका से लगता है, मालदीव से भी लगता है, और थाईलैंड से भी लगता है, और आपका इंडोनेशिया से भी लगता है। तो जल सीमा इन 4 देशों के साथ और आपका स्थलीय सीमा उन 7 देशों के साथ है जो कि लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राजराज प्रथम है जो कि शासन पर कब बैठा था। एक स्टूडेंट कह रहे थे राजराज प्रथम पूछा गया था, एक स्टूडेंट कह रहे थे कि चोल वंश का शासनकाल पूछा गया था कि चोल वंश का शासनकाल है कब से कब तक का था। तो सबसे पहले हम लोग राजराजा प्रथम की देखें तो राजराजा जो प्रथम है उसका जो आपका शासनकाल था वो दोस्तों आपका 985 में बैठा था और 1014 ईस्वी तक है जो कि आपका शासन किया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर राजराज प्रथम पूछा गया होगा तो 985 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें राजराज प्रथम के बारे में तो यह अली मौर्य मरवन प्रांतक द्वितीय का पुत्र था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसके अलावा उसके शासन के 30 वर्षों में चोल समाज के सर्वाधिक गौरवशाली वर्ष था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चोल समाज का सबसे शक्तिशाली राजा बना था आपका कौन, राजराजा प्रथम बना था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा चोल समाज की बात करेंगे तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत के दक्षिण राज्यों पे है जो कि चोल समाज ने शासन किया था, मतलब कि 848 ईस्वी से लेकर 1279 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका चोल समाज का क्या है, तो आपका शासन काल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्वेश्चन को देखें तो पूछा गया था जीएसटी कब लागू हुआ है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है और ये जो जीएसटी है फ्रेंड्स ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो बिल्कुल ऑप्शन में भी आपका यही दिया गया था 1 जुलाई 2017। तो इसका भी जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जुलाई 2017। इसका हिंदी में बात करेंगे तो वस्तु एवं सेवा कर होता है और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे 2017 में अरुण जेटली के द्वारा लागू किया गया था और इसके लिए 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु सेवा कर जीएसटी पेश किया था। तो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, तो 101वां। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन जो दोस्त है वो किसके लिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन दोस्त आपको बता दें 2023 में तुर्की सीरिया भूकंप के बाद 6 फरवरी 2023 को दोनों देशों को तबाह करने के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तुर्की एवं सीरिया भूकंप। शायद ऑप्शन में आपका सिर्फ तुर्की दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन एक गंगा है वो किसके लिए चलाया गया था फ्रेंड्स। तो ऑपरेशन गंगा आपका चलाया गया था भारत जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन से भारतीय को लाने के लिए आपका क्या चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसके अलावा आपका एक है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए चलाया गया था, तो ऑपरेशन जो देवी शक्ति है वो भारत चलाया था अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में जब युद्ध हो रहा था आपका उस समय अफगानिस्तान की सहायता करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति है जो कि चलाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2022 किस चैप्टर में है। तो इसका जो राइट आंसर है कितने चैप्टर हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11th चैप्टर। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया था द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2022 हैज़ 11 चैप्टर एंड 79 सेक्शंस। नेक्स्ट स्टेप में अगर सेक्शन पूछ दिया जाए तो 79 सेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे आपका 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुआ था और जब आपका कोविड-19 भारत में आया था तो लॉकडाउन आपको लगाया गया होगा, आपको मालूम होगा, तो इसी एक्ट के तहत लगाया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही लॉकडाउन है कि पूरे देश में लगाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विमल घोष है जो कि किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, विमल घोष के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा और आपका डिफिकल्ट था कि द्रोणाचार्य जीवन गौरव सम्मान पुरस्कार विजेता विमल घोष किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल कोच ये रह चुके हैं, फुटबॉल कोच हैं जिन्हें कि द्रोणाचार्य जीवन गौरव सम्मान मिला है, तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो जिगजी एक पुस्तक का नाम है जो कि राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। जिकजी एक कोरियाई बौद्ध दस्तावेज का संक्षिप्त शीर्षक है जिसका शीर्षक महान बौद्ध पुजारियों की जैन शिक्षाओं का संकलन में अनुवादित किया जा सकता है, तो जिकजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह है जो कि सरदार पटेल जी के द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो जून 1928 में आपका ये सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ये जो बारदोली नामक जो जगह है ये पड़ता है आपका गुजरात में, इसको भी याद रखिएगा। और वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हुए इसी सत्याग्रह के बाद हुए थे। बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ही क्या क्या था, इनको सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह हुआ था ये क्या था, किससे संबंधित था, तो किसान से संबंधित था। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच सीधे 5 चोटियों मुख्य, मध्य और दक्षिण में 3 के साथ स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सागा दावा फेस्टिवल है कौन से धर्म के लोग मनाते हैं, तो ये जो त्यौहार है आपका बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये जो त्यौहार है बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निवारण की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। ये त्यौहार बौद्ध पंचांग के चौथे महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये ज़्यादातर सिक्किम की राजधानी गंगटोक की गलियों में मनाया जाता है और शुक्ला खंग मठ से उनकी जुलूस शुरू होती है। 1950 से ये जो त्यौहार है लगातार मनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा राज्य की है जो कि शास्त्रीय भाषा है। ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जब हम शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं भारत में तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहला है आपका तमिल, जिसे कि भारतीय शास्त्रीय भाषा प्राप्त होने का पहला जो गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है भाषा को वो तमिल है। दूसरा आपका संस्कृत है 2005 में। तीसरा आपका कन्नड़ है 2008 में। आपका चौथा है तेलुगु 2008 में और मलयालम है आपका 2023, आपका 2013 में हुआ है। और उड़िया की बात करेंगे तो 2014 में आपका हुआ है। सबसे नवीनतम आपका जो शास्त्रीय भाषा है वो आपका कौन है, तो आपका उड़ीसा ही है। पहला आपका कौन है, तो आपका तमिल है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी करके ऑप्शन दिए गए थे, जिसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम धर्म जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो आपका लक्षद्वीप में हो गया, यूटी पूछा था, जहाँ की कुल जनसंख्या 64,473 है। और मुस्लिम आबादी की बात करेंगे तो 62,268 है और कुल कितना है, तो 96% मुस्लिम वहाँ पर निवास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्टेट की बात करेंगे यानी कि राज्यों की, तो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम है वो आपका असम में है। कुल जनसंख्या में इतना जनसंख्या मुस्लिम आबादी है, टोटल आपका 34.22 है। सेकेंड स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर है, उसमें आपका राज्य हुआ करता था, अब शायद केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। आपका फोर्थ पे आपका जो आता है वो आपका केरल है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2.40 किसका अपवर्तांक है, तो यह आपका हीरे का अपवर्तांक है, तो हीरा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 हेक्टोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेक्टोमीटर होता है। तो 1 हेक्टोमीटर में दोस्तों आपका कितना, तो 10 डेक्टोमीटर होता है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर पूछ दिया है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो 0.01 हेक्टोमीटर होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये देखिए क्वेश्चन इसका लैंग्वेज पूछा गया था कि राजस्थान में जोधपुर में खेजली जो गाँव है, खेजली गाँव में आपका एक क्या हुआ था, 363 अन्य लोगों के साथ आपका खेजड़ी पैरों की सुरक्षा के लिए बलिदान दिए थे। उनका क्या नाम था, तो उनका नाम अमृता देवी बिश्नोई था। तो इसका राइट आंसर है आपका अमृता देवी बिश्नोई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में ही दिया जाता है, जिन्होंने राजस्थान में, ठीक है, जिन्होंने राजस्थान में स्थित खेजड़ी गाँव में खेजड़ी पैरों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो
तो इसका राइट आंसर आपका अमृता देवी बिश्नोई हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र आपका HGS होता है और रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा तट से चांदीपुर में जो पृथ्वी 2 का जो आपका सफल ट्रेनिंग लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, तो जनवरी 2023 इसका आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, उड़ीसा तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया था। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल की स्वदेशी तरीके से विकसित किया था। कब किया था, जनवरी 2023 में किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेंस का सूत्र से संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा गया था। F का मान आपका 20 दिया गया था, U का मान आपका 10 दिया गया था, V का मान आपका पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसका जो फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1F, ये आपका फॉर्मूला होता है। मान को पुट कर दीजिए और V का मान है जो कि आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है,